नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी विधानसभा में हंगामे पर सतीश महाना भावुक। सीएम योगी बोले विपक्ष का आचरण शर्मनाक। सीएम योगी करेंगे इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 अगस्त तक होगा आयोजन। यूपी में 5 एक्सप्रेस वे का होगा विस्तार। खरीदी जाएगी जमीन। लिस्ट में आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेस वे भी शामिल। जनेश्वर मिश्र जयंती पर सपा का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश बोले पीडीए में पी मतलब पंडित। 2027 में बदलाव होना तय। और यूक्रेन के ड्रोन हमले में जान गंवाने वाले मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर। तिरंगे में 100 न मिलने से परिजनों में आक्रोश। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट घोषित किया गया। 42 जिलों में जारी हुई है विशेष चेतावनी। तो कानपुर लखनऊ तो पीएनसी कंपनी खुद टूटे हाईवे की मरम्मत करेगी। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काम पूरा होने तक टोल नहीं वसूला जाएगा। तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देने पर रोक लगा दी गई है। बारिश में सड़क बार बार धंसने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बुधवार को यह फैसला लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक्सप्रेस वे पूरी तरह ठीक होने तक टोल नहीं लेने की बात कही है। स्वतंत्र अभियंता कंपनी थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉर आपको बता दें वर्तमान पूर्व परियोजना निदेशकों के खिलाफ एक्शन की बात सामने आई है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे टूटने का मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सदन की कार्रवाई कम समय तक चल पाने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय पर सदन में सार्थक चर्चा चाहती थी, लेकिन विपक्ष के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। मंत्री ने कहा कि सदन जनता की समस्याओं के समाधान का मंच होता है, लेकिन विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से सदन को नहीं चलने दिया। उत्तर प्रदेश का सदन जो है जो 4 दिवसीय था, लेकिन 3 ही दिन तक जो है चल पाया। हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी पशुधन मंत्री हैं। सर, 3 ही दिन तक सदन चल पाया, क्या कारण रहे? देखिए, विधानसभा का ये मानसून सत्र था और इस मानसून सत्र में किसानों के विकास से संबंधित बातें, किसान की उपज से संबंधित बातें और संपूर्ण विकास पर चर्चा करने का ये मानसून सत्र होता है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से आचरण किया है, ये विपक्ष में बेल में आ जाना या कुछ करना, ये परंपरा है। लेकिन जब बेल में आते हैं तो फिर अपनी बात कह के आसन पर पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी बात भी कहना शुरू करते हैं। इस बार तो विपक्ष ने पूरी तरीके से एक तरीके से हाईजैक कर लिया था सदन को। जनता से जुड़े मुद्दे ना उठाना और सदन को पूरी तरीके से उसकी गरिमा को धूल दूषित कर देना। तो इस तरीके से बहुत खराब आचरण था सदन में, निंदनीय आचरण था। विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हमेशा विनाश और विकृत मानसिकता की बातें करता है। चंदा चोरी से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सदन में इसकी चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरीके की आचरण करके उन्होंने सदन की मर्यादा को भंग करने का काम किया है। जनता सब देख रही है। 2027 में इसका कठोर जवाब इन्हें हराकर जनता देगी और 2027 में
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि सदन जो है जनता के विकास के लिए था, लेकिन विकास की बातें जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। कैप्टन आदित्य तिवारी साथ रामनित भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा में विपक्ष के रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि विपक्ष ने पहले दिन से ही सदन की कार्रवाई में लगातार रुकावटें डाली हैं और केवल हंगामा व शोर शराबा किया है। आरोप लगाया गया कि विपक्ष ने सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद किया है और विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। सत्ता पक्ष ने कहा कि चर्चा तभी संभव है जब सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठकर बहस करें, और जबकि विपक्ष पूरे समय वेल में रहकर विरोध करता रहा है। के न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए आयुष मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का जो है आज समापन हुआ। हमारे साथ मौजूद दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सर, बड़ा छोटा सदन चला, आखिर क्या कारण है? क्योंकि 4 दिन का सदन नहीं किया विपक्ष ने। आपने देखा पहले दिन से लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से रुकावटें डाले, खाली हंगामा खड़ा करना है, शोर करना है। करने के लिए कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठेगा तब न चर्चा होगी। वेल में बैठ के चर्चा आपको भी पता है और सब पूरे प्रदेश के लोगों को पता है कि वेल में जाना वो विरोध प्रकट करने का तरीका है, और उन लोगों ने कभी अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं। पूरे समय आपने देखा कि वो विरोध करते रहे, और ऐसा पहली बार किया है विपक्ष। वही अगर बात की जाए, आज सपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, भाजपा कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कुछ भी कर लें, ब्राह्मण समाज के लोग बहुत एक बड़ी जागरूक कौम है ब्राह्मणों की, और वो उनके किसी भी बरगलावे में बहकावे में नहीं आने वाली है। और वो अब देख रही है कि प्रदेश के विकास को किस तरीके से बाधित किया जा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने उनके दौर को भी देखा है, उत्तर प्रदेश को जिया है ब्राह्मणों ने भी। और उस समय जो कानून का राज था, जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी उत्तर प्रदेश की, अब मुझको लगता है कि ब्राह्मण ही क्या, उत्तर प्रदेश का कोई भी की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। कितनों जातियों के सम्मेलन कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा में जो है ब्राह्मण अगर बैठ जाते तो नोटिस चला जाता है। हम लोग नोटिस नहीं, हम लोग तो चाहिए। आने वाले दिनों में चुनाव है, परिणाम आपको बता देगा जी। तो सीधे तौर पर जो है दयाशंकर मिश्र दयालु जो है उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो है वो सदन चलाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष का हंगामे की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया। कैप्टन आदित्य नारायण तिवारी साथ रामनित भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर विधानसभा की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार तय अवधि से पहले सदन छोड़कर चली गई है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि विधानसभा का सत्र साल में कम से कम 90 दिन चलना चाहिए। दीपक सिंह ने कहा कि सदन चलने से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बजाय उससे बढ़ावा दे रही है। के न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी से बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि सदन जो है लगातार 3 दिन जो है चल पाया, 4 दिन का समय दिया गया था और लगातार समय कम होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि न्यूज निरीक्षण कर ले पूरे सदन का। सरकार तय तारीख से पहले ही सदन छोड़कर भागती है, इसका पुराना इतिहास रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेने आए थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने विधायकों को ट्रेनिंग देते हुए कहा था सदन साल में कम से कम 90 दिन चलना चाहिए। जब सदन चलता है तो यहाँ के तमाम अधिकारी जो थानों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, अन्य दफ्तरों में बैठे होते हैं, वो डरते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि वहाँ पर बैठा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा देगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तो 2 संदेश देता है। पहला, सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश ना लगे। जिस तरह से कई सारी घटनाएं भ्रष्टाचार के सामने आई हैं, उसको बढ़ावा देता है। दूसरा, जिस तरह से विपक्ष की मांग थी प्रभु श्री राम का मंदिर चंदा चोरी और चढ़ावा चोरों से मुक्त हो, उनको बचाना चाहती है। तीसरा, हम कहें अगर तो जिसका इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई में जो इनके पूर्वज थे वो आज़ादी के मूवमेंट को छोड़कर भाग गए थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे। आज सरकार ने वह किया है कि सरकार सदन छोड़कर भाग गई, चढ़ावा चोरों, चंदा चोरों को बचाने के लिए उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। इससे आने वाले राम भक्त जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, वो तमाम नौजवान छात्र जो सरकार से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, सरकार को माफ नहीं करेंगे। 8 तारीख को राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों को रौंदा, उनके ऊपर लाठियां चलाई,
पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस पार्टी ने गूंज नामक मुहिम चलाई। पूरे देश में NSUI कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री तक के घर को घेर लिया और सदन में छात्रों की आवाज दी। छात्रों की आवाज का ये असर हुआ कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देकर जैसे सदन से सरकार भाग गई, उसे भागना पड़ा। 8 तारीख को राहुल गांधी जी ने लाखों छात्रों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है गूंज कार्यक्रम में, उनको संबोधित करेंगे और हम निश्चित रूप से उनकी जो मांग होगी उसे अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। आने वाले समय में उनकी मांग के अनुसार उनको हम भागीदारी देंगे, उनको हक देंगे। तो ये थे दीपक ने जो साफ तौर पर बोला कि कांग्रेस जो है अपने जो तमाम विषय हैं उन पर जो है अडिग है। वो छात्रों के साथ, राम भक्तों के साथ आज भी कांग्रेस खड़ी है। कैमरा आदित्यनाथ तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़ लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में शहर के विकास कार्यों, जन सुविधाओं, साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में शहर की जर्जर और टूटी सड़कों, जलभराव, गड्ढों, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों तथा ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक होने वाली थी, उसको स्थगित की गई। सभापति का चुनाव होना था, वो मैंने कर दिया। 5-6 प्रस्ताव थे, वो मैंने पास कर दिया। जैसे नामांकन वाले थे तो जो नियम के अनुरूप था वो पास हो गया, जो नहीं था वो नहीं पास हुआ। गेट का था तो गेट के लिए मैंने बोल दिया शासन से है, और 2 चीज़ों के लिए मैंने इनको बोल, डोर कार्य जो कर रहे हो पहले कार्यकारिणी और से बात हो जाए, उसके बाद आप उसको करो, ऐसे थोड़ा नहीं कर लोगे। और दूसरा काम जो कराते हैं उसमें वो कौन सी सीट लगती है, बजट सील और कमेंट सीट इन्होंने लगाया नहीं। तो हमने कहा सब 1 से 10 वार्ड का लगा के अभी हमको दोगे तब कल हो। खबर कानपुर से, जहां कानपुर के मर्जेंट नेवी ऑफिसर सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर रूस यूक्रेन युद्ध में मौत के 18 दिन बाद उनके घर पहुंचा है। शव पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया और मां व बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पहुंचे। परिजनों के अनुसार 18 जुलाई को ब्लैक सी में जिस जहाज पर सागर गुप्ता तैनात थे उस पर हमला हुआ था। पहले हमले के बाद उन्होंने जहाज पर मौजूद 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद जहाज को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने के प्रयास के दौरान दूसरे हमले में उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सागर ने आखिरी सांस तक अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा, परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मेरी मांग है मेरे सागर को शहीद की पदवी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो 2 देशों के बीच में गए हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा था तो सरकार ने फॉर्म आई जनरेट क्यों किया? सरकार को पता था जब युद्ध हो रहा है तो कब मरने के लिए भेजा था, ये समाज में ये फैलाने के लिए भेजा था। चलिए, और दूसरी चीज बॉडी 18 को खबो हुए थे, डेथ उनकी, ठीक है, 18 की शहीद हुए थे। 21 को पता चला, तब तक सरकार क्या कर रही थी? सवाल है मेरा, क्या रही थी? और छोड़ो, पता चला तो चला, अब 20 दिन बाद बॉडी आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद भवन में साधु के भेष में किए गए प्रदर्शन की आंच अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा तक पहुंच गई है। बुधवार को नोएडा स्टेडियम चौराहे पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में नोएडा स्टेडियम चौराहे पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने सांसद के इस कृत्य को सनातन संस्कृति और साधु संतों का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ तीव्र नारेबाजी की और विरोध स्वरूप उनका पुतला फूंका। धर्म प्रेमी बंधु माताएं बहनें और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ जो संसद भवन के पास में जो सांसद है पप्पू मुल्ला, उसने साधु संतों का भेष रख करके और कटोरा लेकर के 47,000 रुपये इकट्ठे एकत्रित किए और कि मैं राम मंदिर को देंगे। तो ऐसा किया, कालनेमी का भेष रख करके ऐसा कार्य किया। तो इस कालनेमी के खिलाफ हमने इसका आज पुतला फूंका है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने नाव से दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। अमृतपुर तहसील के 30 राम की मड़ैया गांव पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं तथा क्लोरीन, ORS, एंटीबायोटिक, विटामिन, कृमिनाशक, फंगल संक्रमण और सर्प दंश से बचाव की दवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी गांव मरून नहीं हुआ है। उसी के तहत आज तहसील अमृतपुर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित ये तहसील है, वहाँ 30 राम की मड़ैया का निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर लगभग 300 लोग रह रहे थे उस राजस्व ग्राम में। वहाँ पर चिकित्सा का कैंप लगा हुआ था, उसका भी निरीक्षण किया गया। जो आवश्यक दवाएं थी वो भी दी जा रही थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है जितने पशु हैं वहाँ पर सबका टीकाकरण किया जाए और सबको आवश्यक दवाइयाँ दी जाए। राहत की जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वहाँ पर राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एटा में जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने RTO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। औचक छापे के दौरान उन्होंने फाइलों की जांच की और विभिन्न पत्रावलियां तलब की हैं। डीएम ने कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यालय की कार्य प्रणाली, राजस्व वसूली और आम जनता से जुड़ी सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के अचानक निरीक्षण से पूरे ARTO कार्यालय में दिन भर हलचल और चर्चाओं का माहौल बना रहा। जैसा कि जनपद में जो विभिन्न सरकारी कार्यालय हैं उसमें शासन की मंशा के क्रम में कार्य हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का आम जनमानस को उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, इत्यादियों को देखते हुए आज RTO कार्यालय में भी आया गया है। और विशेष रूप से जो व्यक्तिगत लेवल के प्राइवेट लोगों के इंडिविजुअल लाइसेंसेज होते हैं वो प्रक्रिया बहुत सरल होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए और किसी प्रकार से किसी भी कार्यालयों में किसी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत नहीं होनी चाहिए। द्वितीय, फिटनेस के भी जो सिस्टम हैं, जो सर्टिफिकेट जारी करने के हैं, उसमें भी शासन ने उसको काफ़ी आउटसोर्स करके रखा हुआ है। कानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मजनू के तहत पिछले 10 दिनों में मंचलों और सोहदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 34 FIR दर्ज की गई हैं। सावन के मद्देनजर मंदिरों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति केंद्र की टीमें लगातार गश्त और चेकिंग कर रही हैं। पुलिस ने जिले में महिला सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां नियमित पेट्रोलिंग शुरू की गई है। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पंपलेट और बैनर के माध्यम से अभियान भी चलाया जा रहा है। कानपुर नगर में सिटी महोदय के कुशल निर्देशन में निरंतर मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन मजनू का संचालन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सभी थानों की एंटी रोमियो टीमें और हमारी मिशन शक्ति केंद्र की टीमें निरंतर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। जैसा कि आपको विदित है कि समय सावन का महीना भी चल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां निकलती हैं मंदिरों के लिए, बाज़ारों के लिए। ऐसे में ऐसे समय पर जिस समय महिलाओं का फुटफॉल क्षेत्र में ज़्यादा होता है सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे समय पे हमारी एंटी रोमियो टीम्स एक्टिव होकर के प्रभावी चेकिंग कर रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या की मुख्य वजह मामूली कहासुनी और टीका टिप्पणी थी। पुलिस के अनुसार मृतक शशिधर यादव की मां के साथ आरोपियों की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके अलावा मृतक द्वारा आरोपियों पर की गई टीका टिप्पणियों से आरोपी रंजिशमान बैठे थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से शशिधर यादव को मौत के घाट उतारने के लिए कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पवित्र श्रावण मास के आगमन के साथ ही हापुड़ जिले में चारों तरफ शिवमय और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों की टोलियां उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कांवड़िया पारंपरिक जोश और श्रद्धा के साथ पवित्र गंगा जल भरकर अपने गंतव्य यानी स्थलीय स्थानीय शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि शिव भक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जी हरिद्वार हर की पौड़ी से बिलखौरा गांव के लिए जल लेकर जा रहे हैं, जो जिला अलीगढ़ तहसील खैर में पड़ता है। शिव मंदिर पर जल अभिषेक करने के लिए लेकर आए। अच्छा, कितना जल रहा? ये हमारा जल है जी 101 लीटर। क्या मन्नत है? मन्नत हमारी ये है जी कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और आगे की जो गौ माता कट रही है इसे कटने से बचाया जाए। बस हमारी तो सिर्फ यही मांग है बार बार कि गौ माता को कटने से बचाया जाए, जितना भी हो सके गौ माता को कटने से बचाया जाए। और जिस तरीके से योगी बाबा ने अब की बार प्रशासन को सख्त करते हुए देखा है, अच्छे कड़े इंतजाम करवा रखे हैं। इस तरीके से सभी कांवड़िया बहुत खुश हैं अब की बार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय CIPS थर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर JB गोगोई ने चिकित्सा शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित प्रेक्षक प्रोफेसर क्रांति कुमार ने भी प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का मार्गदर्शन किया और विभिन्न सामूहिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इस प्रशिक्षण में लखीमपुर और औरैया से आए कुल 30 प्रतिभागियों ने सहभागिता की और फीडबैक और पोस्ट टेस्ट के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में बाइक से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ की श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया है। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने की भी अपील की। SP ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी दुर्घटनाओं से बचाकर यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक करना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित सत्यम का आरोप है कि 31 जुलाई की रात बक्सा फैक्ट्री के पास पुराने रंजिश के चलते कुछ युवकों ने उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, CT स्कैन और CCTV फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक न मुकदमा दर्ज किया गया और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस कमिश्नर से मिला, जहां उन्हें मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बक्सा फैक्ट्री से एक छोटा सा मंदिर है, उधर से मैं अपने घर जा रहा था, तो उधर पे पहले से ही कुछ बंदे खड़े हुए थे जिनका नाम पिंशु और साहिल है और उनके मामा का नाम राजू और संजय। वो खड़े हुए थे। वो लोग पहले से ही प्लानिंग बनाए हुए थे कि इसको मारना है। मैं गाड़ी पे पीछे बैठा था और मेरा एक फ्रेंड गाड़ी चला रहा था और एक बंदा उसको आवाज दे रहा था कि रुको रुको, अभी गाड़ी आ रही है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं आ रही है। और वो उसका नाम था पिंशु। और जो मेरे ऊपर हमला किया है जानलेवा, वो गली के अंदर घुसा था। जैसे ही मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है मंदिर के आगे, उसने पीछे से मेरे लोहे की रॉड मार दी है और मैं उधर पे मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। यूपी के महोबा में बीते दिनों एक साथ 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय शातिर चोर गैंग से जनपदीय SOG और महोबकंठ थाना की संयुक्त पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली चलाने वाला बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। अपने साथी के घायल होने के बाद भागने की कोशिश कर रहे 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी बाइक में सवार 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। महोबकंठ क्षेत्र के लिलवा गांव में 4 घरों में
चोरी की घटना हुई। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत वादी ब्रसभान पाल पुत्र बालादीन निवासी ग्राम दिलवा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक थाना महोपन की टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम थी। इन टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस तथा टेक्निकल इनपुट की सहायता से अथक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 4 अगस्त 2026 की रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी तो एक वाहन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उग्र होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।